स्पेशली मैं बताऊंगी आपको कि इंश्योरेंस के लिए कुछ लोग अपनी क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस यूज करते हैं। अगर आपने 28 दिन से ऊपर उसी क्रेडिट कार्ड पे रेंटल किया तो आपको कवर नहीं करते हैं। बहुत से क्लाइंट्स हैं वो सोचते हैं कि आ गई पार्किंग टिकट तो क्या हुआ, रेंटल गाड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। माना यहाँ 18 साल के बाद लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन 18 साल के बाद रेंटल गाड़ी नहीं मिलती है। एज क्राइटेरिया 21 एंड अबव। ऐसा क्यों? पुलिस ऑफिसर नहीं आते अगर डैमेज $2000 से ऊपर नहीं है। जैसे कर्ब साइड बायर कहते हैं उसको, कैनेडियन रेंटल ऑपरेटर्स एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में एक्रो है। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती। किसी ने बना लिया जाली लाइसेंस, ठीक है, और गाड़ी रेंट करने आ गए। प्राइस वाइज कौन बेटर रहता है, बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी? तो आपको पता कैसे चलेगा इसने G2 ले रखा है? वो आपको शो ही नहीं करेगा। लेट्स से कि मैंने कार रेंट कर ली और मैं जा रहा हूँ कहीं पे और एक्सीडेंट हो गया रेंटल कार का, तो अब क्या कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं? मान लो मेरे पास मेरी अपनी गाड़ी है, वो एक्सीडेंट हो गया, तब भी बड़ा रेंटल कंपनी के साथ डील करना पड़ता है। पहले तो इस पूरी सिचुएशन को बताओ कि रेंटल कंपनीज कहाँ से आ गई इसके बीच में। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमारी ये कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कनाडा में कार रेंटल्स के बारे में। इंडिया में कार को रेंट करना एक बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन कनाडा में ये एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो लग जाते हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रिया जी। प्रिया जी एक कार एंथुसियास्ट हैं और कनाडा में कार रेंटल बिजनेस को मैनेज करने का इनके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है। आई एम प्रीटी श्योर ये इन्फॉर्मेशन आपकी कैनेडियन लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिस इज प्रिया ऑन चंद्रशेखर आर्यास टॉक। प्रिया जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हो? बिल्कुल अच्छा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप वीकेंड पे ड्राइव करके टाइम निकाल के यहाँ पे आए, और हमारी पॉडकास्ट की सीरीज पे आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, प्लेजर इज ऑलवेज माइन। प्रिया जी, आई नो हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे पॉडकास्ट करने की, बट अल्टीमेटली काफ़ी टाइम बाद हम दोनों एक स्केड्यूल पे पहुँचे और आज हम यहाँ बैठे हैं। आई एम ग्रेटफुल कि हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं, और वो टॉपिक होने वाला है आज हमारा ऑटो रेंटल्स के बारे में। इस टॉपिक के अंदर डीप डाइव करें उससे पहले थोड़ा सा एक लाइट डालिए आपके प्रोफेशन के ऊपर कि आप कैसे इस प्रोफेशन में आए, क्या आपका प्रोफेशन है और कितना टाइम आपको हो गया है? जी ज़रूर। सो जब मैं कनाडा में आई थी 2009 में, ऑब्वियसली मैं ब्रैम्पटन में आई थी। मैंने अपनी लाइफ शुरू करी कुछ पार्ट टाइम से, बिकॉज साथ साथ में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन 2012 में मुझे ये मौका मिला कि मैं एक कार रेंटल कंपनी को ज्वाइन कर सकूं। सो मेरा पहला चरण जो था वहाँ पे वो एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव था। ब्रैम्पटन में ही? जी, ब्रैम्पटन में ही। तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्ट आने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। कस्टमर से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और गाड़ियाँ रेंट कर रहे हैं। करते करते तरक्की हुई। तरक्की से हुई कि अब आपको ऑफिस मिलेगा, अब आप इंश्योरेंस कंपनी से डील करेंगे, और जो भी कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं आप उसका प्राइस वगैरह सेट करेंगे। अरे वाह। वो भी किया तो अच्छा लगा। ऑफिस है, वहाँ बैठे हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद एक बहुत बढ़िया ऑफर मिला, जो कि बहुत चैलेंजिंग लगा। ठीक है। कि उस ब्रैम्पटन को छोड़ के आपको ऑटवा जाना है। तो ऐसे आप फिर ऑटवा आए। जी, जी। दैट्स कूल। तो ऑटवा पहले से ही ऑफिस था कंपनी का, तो आपको यहाँ एक ट्रांसफर मिल गई थी? जी नहीं। मैंने ही इनिशिएट किया। ओके। तो आपने ऑटवा में उस कंपनी की ब्रांच को ऑटवा में इनिशिएट करने में हेल्प दी? जी। ओके। तो एक फ्रेंचाइज थी, फ्रेंचाइज को हटा के उसी कंपनी को एक और उसकी शाखा यहाँ पे लेके आए। ओके, दैट्स गुड। सो इट मींस यू हैव ह्यूज एक्सपीरियंस कि आपने देखा है कि स्क्रैच से बिजनेसेस कैसे बनते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। सो यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस टॉक।
नहीं, ये अच्छा है कि आज हम लोग इस टॉपिक पे बात कर पाएंगे, क्योंकि अभी इन दिनों मेरा जितना कंटेंट जा रहा है वो न्यू कमर्स के लिए जा रहा है, जो अभी अभी कनाडा आए हैं या कनाडा आने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं, इसके ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं कि रेंटल मार्केट कैसे वर्क करती है। तो हम इस पे बात करेंगे आज। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि न्यू कमर्स को भी हेल्प करेंगे, और ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंसड हैं। मैं अपने आप को एक थोड़ा बहुत लिटिल बिट एक्सपीरियंस मान लेता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, और जैसे जैसे हमने बात की थी ऑफ द कैमरा, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ही नहीं पता थी। तो मैं इसकी सीवियरिटी जो है वो जान सकता हूँ और मुझे अच्छा लगेगा खुद, क्योंकि मुझे खुद को बहुत कुछ जानना है इस टॉपिक के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं इसको कुछ ऐसे कि इंडिया में जब हम रेंटल कार करने के लिए जाते हैं ना, तो ड्राइवर के साथ आती है, एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल सा लगता है प्रोसेस कि खोल किया, आज अवेलेबल है, इतना रेट है, या तो पर किलोमीटर रेट लगता है या वो डे के हिसाब से, देन ड्राइवर दिहाड़ी ले लेता है अपनी, डे की लेबर ले लेता है वो अपनी। तो सबसे पहले तो हमें समझाइए कि जो कनाडा में रेंटल मार्केट है या ये सेगमेंट है, कैसा दिखता है, कितना अलग है इंडिया से? काफ़ी अलग है। ड्राइवर की बात करें तो बहुत बड़ा लाइबिलिटी इशू आ जाता है, जो कि यहाँ की इंश्योरेंस कंपनी जो हैं वो नहीं पसंद करती हैं। हर जो हमारी फ्लीट होती है गाड़ी रेंटल की, उसमें हर गाड़ी की एक अलग से इंश्योरेंस होती है। इंडिया की तरह ही यहाँ पे भी फॉरेनर्स आते हैं, कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो वो गाड़ी रेंट करना पसंद करते हैं। हम डेफिनेटली ये सुविधा उनको देते हैं, लेकिन हम ड्राइवर नहीं देते हैं। हम उनका ड्राइवर लाइसेंस बहुत ही अच्छे से चेक करते हैं, और उसके हिसाब से हम उनको फिर गाड़ी देते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ गाड़ियाँ सिर्फ गाड़ी मिलती है, ड्राइवर नहीं मिलता है, आपको ड्राइविंग खुद ही करनी पड़ेगी। और कुछ ऐसा भी रहता है कि आपको कोई लिमिट लगती है आपके ऊपर कि आपको मिनिमम इतने दिनों के लिए लेनी पड़ेगी, या कुछ घंटों के लिए भी मिल जाती है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द कार रेंटल कंपनीज की ये कोशिश रहती है कि मैक्सिमम 14 दिन के लिए या 21 दिन के लिए। स्पेशली मैं बताऊंगी आपको कि इंश्योरेंस के लिए कुछ लोग अपनी क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस यूज करते हैं, विच इज अ वेरी गुड फीचर। उनको कहीं से, जहाँ मैं एक बार आपको रोकूंगा और एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा कि जब यहाँ बात कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड का इंश्योरेंस यूज करते हैं, तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आपको उस क्रेडिट कार्ड की मेंबरशिप में ही आपकी रेंटल कार का इंश्योरेंस को कवर कर देते हैं। तो उन क्रेडिट कार्ड्स की बात हो रही है। जी बिल्कुल, उन्हीं क्रेडिट कार्ड्स की बात हो रही है। तो उन क्रेडिट कार्ड्स के लेकिन लिमिट होती है। अगर आपने 28 दिन से ऊपर उसी क्रेडिट कार्ड पे रेंटल किया तो वो आपको कवर नहीं करते हैं। बहुत अच्छा फीचर है। आपको लगता है कि अब तो हमारे पास इंश्योरेंस साइट पे है, हम क्यों नहीं अब ले लेते हैं 3-4 महीने के लिए। लेकिन जहाँ 28 दिन ऊपर हुए, आपको वो आपका गॉड फॉरबिड कुछ हो जाए तो वो कवर नहीं करेंगे। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, एक और बड़ा एक क्वेश्चन सा बन जाता है, क्योंकि मेनली जब भी न्यू कमर्स आते हैं ना, तो उनकी आदत होती है गूगल के ऊपर लिखना है और वहाँ से रिजल्ट आ जाना है। लेट्स से कि मुझे कार रेंटल करनी है, बहुत ज़्यादा सर्कल तो होता नहीं है, नेटवर्क बनाना नहीं होता है, तो गूगल पे देखा कि कहाँ, तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम ही आते हैं, जितनी बड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ जानबूझकर। तो बेसिकली एक सेगमेंट बन गया कि बड़ी कंपनीज और एक जो स्मॉल बिजनेसेस हैं हमारे। तो क्या लगता है आपको कि कौन से बेटर रहते हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, बड़ी कंपनियों के नाम आते हैं क्योंकि वो बड़ी कंपनियां बहुत टाइम से हैं, ऑल ओवर कनाडा में हैं। लेकिन लोकल बिजनेस आपकी कस्टमर सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने इतने रिपीट कस्टमर बना लेते हैं कि आप के पास वो लगातार आते हैं। एक बार रेंट किया, उनको कस्टमर सर्विस अच्छी लगी, बढ़िया सर्विस दी, बढ़िया गाड़ी दी, तो आपके पास वो दोबारा आते हैं। फिर बहुत से लोग हैं जो बड़ी कंपनी को भूल भी जाते हैं। एक ऐसा लगता है कई बार कि बड़ी कंपनी का कि एक सिटी से दूसरी सिटी में कर जा रहे हैं ना, तो वहाँ उनके ड्रॉप ऑफ लोकेशंस होती हैं। तो स्मॉल बिजनेसेस की भी होती हैं ये सब? जी बिल्कुल, स्मॉल बिजनेसेस की भी होती हैं। अगर मैं कहूँ ओंटारियो से क्यूबेक होती है, ज़रूर होती है। प्राइस वाइज कौन बेटर रहता है, बड़ी कंपनीज या छोटी कंपनीज? सीजन पे डिपेंड करता है। क्योंकि बड़ी कंपनीज बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती हैं, तो फिर वो छोटी कंपनीज के पास बड़ा अच्छा मौका होता है समय पे प्राइस अप करने के लिए। ये बड़ा ऑनेस्ट जवाब नजर आया मुझे इसमें। दैट्स गुड, थैंक्स फॉर दिस आंसर।
तो बेसिकली वैसे भी डिमांड सप्लाई का खेल ही रहता है जी। कि अगर कंपनी को लग रहा है कि बड़ी कंपनी सोल्ड आउट हो गई हैं तो वही उनके पास एक मौका है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। ये एक बात बताइए कि कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आई विल से अपॉर्चुनिटी, या फिर ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ कार रेंटल करना पड़ जाता है कनाडा में? जी, कनाडा में 3 रीज़न से गाड़ी रेंट की जा सकती है। ओके, पहला रीज़न तो ऑब्वियस है कि आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, ठीक घूमना है, चाहते हैं, ठीक है। आपको ऑटवा से टोरंटो जाना है। आप नहीं चाहते आपकी खुद की गाड़ी में इतने किलोमीटर पड़े, ओके, आपको रीसेल करनी है, आप नहीं ठीक है। चाहते उसकी वैल्यू डाउन हो, ठीक तो आप है। कहते हैं कि चलिए हम गाड़ी रेंटल करते हैं, कुछ चेंज भी हो जाएगा ओके, और हमारे गाड़ी में किलोमीटर भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है। ये पहला रीज़न है। हम्म, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, पहले रीज़न की ही बात कर रही हूँ, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं लेकिन मम्मी पापा आ रखे हैं इंडिया से, आपके पास 5 सीटर की गाड़ी है, 7 सीटर तो नहीं है। ठीक है, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप गाड़ी रेंटल करेंगे। ठीक है, मेक ठीक है। सेंस। दूसरी परिस्थिति आती है कि आप गाड़ी चला रहे और कुछ मिस हैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो अब आपको तो काम पे जाना है डेली। आप क्या करेंगे? आप इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है या तो आप खुद रेंट कर लीजिए, हम पे करेंगे, या फिर वो आपके लिए उपलब्ध कराती है गाड़ी, खुद रेंट करके आपको दे देगी गाड़ी को। ओके, जी। ठीक है। तो उस परिस्थिति में भी आप गाड़ी रेंटल करते हैं। तीसरी परिस्थिति है कि आपका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है, आप घूमने के लिए भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपकी कुछ गाड़ी है वो बहुत टाइम से इंजन को कुछ ठीक होना है या ऑयल चेंज के लिए बहुत टाइम से पड़ी है, टायर ठीक होने हैं, 2 दिन लग रहा है, बॉडी शॉप बिजी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म रेंटल होता है वो, लेकिन आप कहते हैं कि हम कार रेंटल कर ले तो सही रहेगा। ओके, तो इसमें सबसे बड़ा सेगमेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा कार कौन से सेगमेंट में जाती हैं? सबसे बड़ा सेगमेंट है सीजन के हिसाब से। ओके, ओके। जब विंटर आ जाती है तो इंश्योरेंस रिप्लेसमेंट्स, ओके, लेकिन जैसे ही सन आया, समर आया तो घूमने का रहता है और उस हिसाब से उस टाइम पे समर में आप इसलिए गाड़ी रेंट करते हैं। ओके, ओके। जैसे न्यू कमर की हम बात कर रहे हैं, वो नए नए आते हैं, तो वो आते ही गाड़ी रेंटल कर सकते हैं? आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है किसी भी बंदे को अगर कार जो है वो रेंट करनी है तो? न्यू कमर्स यहाँ आते हैं, मैं टोटली समझती हूँ कि किस हिसाब से वो सोचते हैं कि हमको जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इतना नहीं वेट करना है, गाड़ी रेंट करनी है, लेकिन आपके पास लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ कनाडा का? जी, कनाडा का। आपके पास इंडिया का भी हो सकता है, आपके पास दूसरी कंट्री का भी लाइसेंस हो सकता है, एज लॉन्ग एज वैलिड। ठीक है। मगर 6 महीने से ज्यादा आप उसको नहीं ले सकते गाड़ी रेंटल पे। ओके, वो 6 महीने तक वैलिड होता है। ठीक है। तो वन गो में मैक्सिमम क्या टाइम होता है गाड़ी रेंट कर सकता है जो आदमी? वन गो में आप ज्यादातर कार रेंटल कंपनीज पसंद करती हैं शॉर्ट टर्म रेंटल्स। ओके, जैसे कि 14 डेज का ले लिया, ठीक है। 21 डेज का ले लिया आपने, मगर आपका दूसरी कंट्री का लाइसेंस जो है वो वैलिड होता है 6 महीने तक। तो उसमें ऐसा होता है कि दूसरी कंट्री का लाइसेंस है तो उसमें आपको महंगी मिलेगी, और यहाँ कनाडा का लाइसेंस है तो उसमें आपको अफोर्डेबल? जी नहीं, सेम प्राइस पे मिलती है। जी, सेम प्राइस पे मिलती है, लेकिन लेट्स से कोई आया इंडिया से, लेकिन इंडिया का लाइसेंस तो नहीं है, अभी कनाडा के लाइसेंस के प्रोसेस में है। उन्होंने यहाँ पे आकर लाइसेंस ले लिया G2, ठीक है, तो अब आपका इंडिया का लाइसेंस नहीं चलेगा। तो आपको पता कैसे चलेगा इसने G2 ले रखा है? वो आपको शो ही नहीं करेगा? वो शो करना ही पड़ता, उसको शो करने के बगैर हम गाड़ी नहीं दे सकते। ओके, लेट्स से कि मेरे पास इंडिया का लाइसेंस है और मैंने यहाँ G2 ले लिया जी, और मैं आपको पास आया गाड़ी रेंट करने, मैंने सिर्फ आपको इंडिया का लाइसेंस दिखाया अपना, G2 दिखाया नहीं, तो आपको एज ए रेंटल कंपनी कैसे पता चलेगा कि मेरे पास G2 लाइसेंस है? तो जैसे ही हमने देखा कि वो इंटरनेशनल क्लाइंट है, पासपोर्ट ओके दिखाइए, स्टैम्प कब लगेगी, ठीक है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये तो कितना। ये सब चीजें क्यों जरूरी है आपको? इंश्योरेंस पर्पज से जरूरी है? जी जरूर, बिल्कुल। हमको क्योंकि एसोसिएशन के साथ रहना है, हमारी रजिस्ट्रेशन इस हिसाब से हुई है, हम नहीं चाहते कि कुछ मिस हैपनिंग हो जाए और वो भी कवर्ड ना हो, हमें भी प्रॉब्लम आ जाए। ओके, ओके, दैट मेक सेंस। ठीक है, आपने पहला रिक्वायरमेंट बताया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे कहीं का भी हो। जी। और क्या रिक्वायरमेंट होती है गाड़ी रेंट करने के लिए? गाड़ी रेंटल करने के लिए आपको 100% क्रेडिट कार्ड चाहिए। ओके, वो भी इंटरनेशनल भी चलेगा?
इंटरनेशनल भी चलेगा, ठीक है, डेबिट कार्ड से बात नहीं बनेगी? डेबिट से बात नहीं बनेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने गाड़ी तो चला ली, लेकिन आप चले गए टोरंटो, आ गया आपका टोल रूट, ठीक है, 407 पे आपने गाड़ी चलाई, तो अब बताइए आपको कितनी बार फोन करेंगे कि आइए इसको पे कीजिए। इसीलिए हम लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं कि प्री ऑथराइजेशन लेने के बाद हम उस तरह से टोल रूट्स को चार्ज कर सकते हैं। स्मार्ट। और भी कोई चीज है जिसको बाद में चार्ज कर लिया जाता है टोल के अलावा? टिकट्स, ओके। जैसे कि स्पीडिंग टिकट हुई, पार्किंग टिकट हुई। बहुत से क्लाइंट्स हैं वो सोचते हैं कि आ गई पार्किंग टिकट तो क्या हुआ, रेंटल गाड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। गाड़ी की प्लेट तो हमारे अंदर है, ऑथराइज्ड है, तो फिर हमें ही टिकट आएगी। ओके, तो कितने टाइम तक प्री ऑथराइज वाला वो रखते हो आप लोग? प्री ऑथराइजेशन रहता है हमारे पास करीबन 2 से 3 महीने। ओके, बचना मुश्किल है मतलब उससे। जी बिल्कुल। और अगर आप बच भी गए, आपने ब्लॉक करा दिया अपना क्रेडिट कार्ड, तो फिर आपका क्रेडिट खराब होता है, नहीं वो तो कलेक्शन में चला जाएगा। वो $50-100 के लिए तो कौन अपना वो, आई मीन इफ उसके पास कैनेडियन थिंग्स हैं सब, तो ऑब्वियसली नो। अगर वो एज ए टूरिस्ट आया है देन तो वो लीव कर जाएगा कंट्री को, मे बी 2 हफ्ते बाद, तो यू कांट डू एनीथिंग, है ना। दैट्स गुड। वो मैंने जो आपसे जो वो सवाल पूछा था ना कि वो इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव से ही पूछा था कि ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे जब मैं मान लो यहाँ गाड़ी ली मैंने आके, और उस पे क्या है कि आपको यहीं का लाइसेंस चाहिए, तब आपका अफोर्डेबल इंश्योरेंस मिलता है आपको। अगर आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है इंश्योरेंस। तो उस पर्सपेक्टिव से आप लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, उस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर गाड़ी की हमारे अपने पास भी इंश्योरेंस है, और हम इंश्योरेंस को उपलब्ध कराते हैं। हम बोलते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट है, आप हमारी इंश्योरेंस ले लीजिए। ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल हैं, आपको गाड़ी की ज़रूरत है, आपका वैलिड ड्राइवर लाइसेंस है, आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, मगर इंश्योरेंस की दिक्कत है, आपके पास कैनेडियन इंश्योरेंस नहीं है, तो हम एज अ कार रेंटल एजेंट और एजेंसी हम अपनी इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। जब आप ये रेंट आउट करते हैं गाड़ियों को, तो उसका पर्पस जो है वो डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई अपने बिजनेस के लिए यूज करने वाला है 2 दिन के 3 दिन के लिए, उसकी कोई कार खराब हो गई है, या फिर सिर्फ पर्सनल यूज के लिए कर सकता है? आप किसी भी पर्पस से कर सकते हैं। अगर आप बात करके बताते हैं कि आपकी इस पर्पस से करें, तो कार रेंटल एजेंट्स आपको कुछ बता सकते हैं, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, कि इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि इस ऑटो बॉडी शॉप पे चले जाइए, ये अच्छी है, क्योंकि हमें नॉलेज रहती है इस चीज़ की कि हमारे आसपास कितनी ऑटो बॉडी शॉप्स हैं, उनका कैसा प्राइसिंग रहता है डैमेज वगैरह का, तो हम कुछ बता सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना पर्पस बताना। ठीक है, तो उससे कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मैं उसको पर्सनल यूज करूँ या कमर्शियल यूज करूँ? जी, कोई ओके। एज भी कोई लिमिट है इसमें? डेफिनेटली। क्या एज लिमिट होती है? माना यहाँ 18 साल के बाद लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन 18 साल के बाद रेंटल गाड़ी नहीं मिलती है। एज क्राइटेरिया 21 एंड अबव। ऐसा क्यों? जी, ये रेंटल कार एसोसिएशन की ही रजिस्ट्रेशन के थ्रू एक, तो इसका मतलब ये है कि न्यू ड्राइवर को दे डोंट प्रेफर कि उनकी गाड़ी वो चलाएं। जी, थोड़ा सा ये रहता है कि अभी नया लाइसेंस होता है, तो लेकिन इंश्योरेंस तो हमारी भी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि नो मैटर आपके पास अपनी भी इंश्योरेंस है, लेकिन हमारी इंश्योरेंस भी उस गाड़ी में है। ओके। अपर लिमिट भी है कोई? जी, अपर लिमिट भी है। वो क्या एज रहती है? आफ्टर 84-85 हम गाड़ी नहीं देते हैं। तो 21 से लेके 84-85 तक की रेंज वाले ही कर सकते हैं, उससे पहले वाले नहीं कर सकते हैं। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग कि भाई 21 साल से नीचे, यानी कि 18 से 21 वाले लोग नहीं रेंट कर सकते। हाँ, बस मैं इतना ज़रूर यहाँ पे डिफरेंशिएट करना चाहूँगी कि 18 साल के बाद आप उसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आपको गाड़ी रेंट करने का दिल कर रहा है, लेकिन अगर कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, हम आपको दे सकते हैं गाड़ी, अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसको सपोर्ट कर रही है, और आपका जो मेन इंश्योरेंस है वो आपके मॉम या डैड के नाम पे है, आप सेकंड ड्राइवर हैं, तो हम आपको गाड़ी दे देंगे, क्योंकि उनकी पूरी जिम्मेवारी उनके सिर पे है। वैसे अगर ओवरऑल एक बर्ड आई पिक्चर देखें, तो अगर मुझे गाड़ी रेंट करनी है तो इंश्योरेंस मेरे पास होना जरूरी नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए इंश्योरेंस लेके देना, इज इट?
हम प्रेफर करते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो हम आपको इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो वो उतने ही दिन का जितने दिन के लिए मैंने, जितने तो दिन के उसका लिए हम पैसा मुझे देना पड़ेगा एक्स्ट्रा? जी, आपको उसका एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा। ओके। तो हर कार रेंटल कंपनी का एक अलग से प्राइसिंग रहता है उसका, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, लोगों को ना नई और पुरानी गाड़ियों का बड़ा वो रहता है। कई बार मतलब ये भी सुनने को मिलता है कि भाई रेंट कर लेता हूँ, नई गाड़ी मिलेगी। ये क्या क्या मामला है? कार रेंटल कंपनीज जो हैं बहुत पुरानी गाड़ी नहीं रेंट करती हैं ओके। फॉर फ्यू रीजंस। एक तो हमें 3 साल से पुरानी गाड़ी रेंट करने का हमें नहीं होता है लीगली। ओके। दूसरी बात ये कि हम नहीं चाहते कि हम उन गाड़ियों पे बहुत सी मेंटेनेंस रखें, ठीक तो है। हम खुद भी प्रेफर करते हैं नई गाड़ियाँ देने के लिए। अगर नई गाड़ी होगी तो शायद रोड पे सेफ चलेगी, रिपेयर नहीं मांगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स स्मार्ट। और बाय द लॉ 3 साल से पुरानी गाड़ी यूज कर ही नहीं सकते हैं। ओके। तो मान लो कि अच्छा, ये जो रेंटल कंपनी के पास गाड़ी होती है ये उनकी ओन्ड होती है, या मान लीजिए मेरे पास एक्स्ट्रा गाड़ी है, मैं आपको दे सकता हूँ एज ए बिजनेस उसको यूज करने के लिए, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओन्ड गाड़ियाँ होती हैं, या तो लीज पे होती हैं या अपनी परचेसिंग होती है, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं वो चल चुका है यहाँ एक नया तरीका कि उसको ऐप को बोलते हैं टीरो, लाइक उबर और समथिंग। जी, जिसमें कि आप अपनी खुद की गाड़ी को रेंट कर सकते हैं, लेकिन कार रेंटल एजेंसीज ऐसा नहीं करती हैं। उसमें उनकी खुद की ही गाड़ी हैं जिनको हम रेंट कर सकते हैं। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसमें ना एक और कॉम्प्लिकेशन आता है। लेट्स से कि मैंने कार रेंट कर ली, अब मैं जा रहा हूँ कहीं पे और एक्सीडेंट हो गया रेंटल कार का, तो अब क्या कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं? अब दो है यहाँ पे बातें कि आपने इंश्योरेंस अपनी यूज करी है या आपने कार रेंटल कंपनी की। दोनों के बारे में बताओ जरा। जरूर। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने जो ये पूछा है, इसके बारे में ये बोलना चाहूंगी कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपने कार रेंटल की है, घबराहट हो जाती है, तो घबराए नहीं। ये मैं श्रोताओं को बोलना चाहूंगी कि घबराए नहीं। दिस हैपन्स, यू नो, एक्सीडेंट हैपन्स। फोन उठाएं, सबसे पहला कॉल जो आप करेंगे आप कार रेंटल कंपनी को करें। ठीक है। क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें नहीं पता कि अब क्या करना है। ठीक है। आप कॉल करते हैं, आप बताते हैं कि इस तरह से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये उस केस में जब हमने इंश्योरेंस भी रेंटल कंपनी जी, आपने इंश्योरेंस हमारी ले रखी है, और तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि डैमेज कितना बड़ा है। आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर नहीं आते अगर डैमेज $2,000 से ऊपर नहीं है। तो ये कौन बताएगा कि अभी तो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, पता ही नहीं है इसमें क्या हुआ है। तो वो आपको देखना होगा कि जरा सा फेंडर वेंडर है ना, जरा सा चिप आ गई है उसके अंदर। लेकिन अगर आपको मेजर दिख रहा है देन यू हैव टू कॉल राइट अवे टू पुलिस। ठीक है। ओके। और उस समय में क्या करना होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर तो आपका एक्सीडेंट दूसरी गाड़ी से हुआ है, द फर्स्ट थिंग यू डू इज, आपने कार रेंटल कंपनी को फोन किया, आपने बताया, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि देखिए अगर तो ये डैमेज बड़ा है आप पुलिस को कॉल कीजिए, पुलिस आके ये सब देखेगी और आप एक दूसरे की इंश्योरेंस जो है वो एक्सचेंज करिए। मगर आपके पास अपनी इंश्योरेंस नहीं है, आपने तो हमारी इंश्योरेंस ले रखी है, तो हमारी इंश्योरेंस भी गाड़ी में होगी। हम बिना इंश्योरेंस रखे कोई गाड़ी को रेंट नहीं करते हैं। आप ग्लव बॉक्स खोलिएगा, आपको वहाँ कार रेंटल कंपनी की इंश्योरेंस मिलेगी। ठीक है, मेक सेंस। आपने क्लेम्स कर दिया, आप बड़ा है या पुलिस भी आई है, आपने क्लेम भी सेटअप कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को भी कॉल कर दिया, कोई बात नहीं, आप गाड़ी वापस लेके आए, हम देखेंगे कि डैमेज तो वाकई में बड़ा है, हमको भी रिपेयर करानी है क्योंकि हमको आगे गाड़ी रेंट करनी है। जी। तो हम आपको कुछ अप्रॉक्सीमेट टाइम देंगे कि इस टाइम के दौरान हम इसको ऑटो बॉडी शॉप पे लेके जाएंगे, हम देखते हैं क्या आ रहा है। उस दौरान हम कोशिश करेंगे कि हम आपको, कोशिश नहीं करेंगे बेसिकली, हम डेफिनेटली एक नया प्री ऑथराइजेशन ले लेंगे। ठीक है। हमको दिख रहा है कि वो 2500 का डैमेज है, हम 2500 की प्री ऑथराइजेशन लेके रख लेंगे। ठीक है। अब डैमेज है 2500 से, लेट्स से कि वो $1800 का, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, हम आपको पूरा इनवॉइस एस्टिमेट भेजेंगे, पहले आपकी आज्ञा लेंगे कि भाई इस तरह से डैमेज आ रहा है, तो हमको तो ये गाड़ी ठीक करानी है, उस हिसाब से फिर हम उसको ठीक कराएंगे, रिपेयर कराएंगे।
ठीक है, तो वहाँ से गाड़ी अगर चलने की हालत में है तो वो कहाँ जाएगा? वापस जहाँ से ली थी वहीं सबमिट कराएगा या अपने डेस्टिनेशन? अगर तो वो चलने की हालत में है, आप अपना काम करिए और आपका जब डन हो जाए रेंटल पीरियड, या फिर आप बीच में भी आ सकते हैं, आप कहें कि मुझे स्वैप कर दीजिए गाड़ी, ये गाड़ी मुझे अब कंफर्टेबल नहीं लग रही, हम आपको दूसरी गाड़ी दे देंगे, हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन अब वो गाड़ी चलने की हालत में ही नहीं है, आपने पुलिस को भी कॉल नहीं किया है, आपने सिर्फ रेंटल कंपनी, तो हम भी अपनी खुद की एक टो कंपनी जो है उसको रखते हैं, हम उपलब्ध करवाएंगे आपको। ठीक है, हम राइट अवे एक टो ट्रक ड्राइवर आपके पास भेजेंगे, गाड़ी टो होके चली गई, हमारे पार्किंग लॉट में आ गई, हम आपको बोलेंगे कि आप या तो साथ में आ जाइए टो ट्रक ड्राइवर के, या अगर अभी आपको अभी नर्वस हैं, अभी नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं, आप कल आ जाइएगा, हम आपको गाड़ी स्वैप कर देंगे। ओके, तो वहाँ बीच पोजीशन में से उसके घर जाने तक की जो फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? कार डिपेंड करता है, कुछ कार रेंटल कंपनी करती हैं, कुछ कहती हैं कि अब ये हो गया है तो आपको इस सिचुएशन से सामना करना होगा। तो मोटा मोटी मुझे ये समझ में आया कि अगर आपने कार रेंटल कंपनी से ही इंश्योरेंस लिया है तो आपकी इतनी ही ड्यूटी बनती है कि आप सीधा कार रेंटल कंपनी को बता दो कि ये डैमेज हो गया है और कार जो है उनकी वापस ऑफिस तक पहुंचा दो, और अगर पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है तो पुलिस को बुला के सब कुछ रिटर्न में करके देन आप उसको वापस कर दो, इतना ही काम है। ओके, सो पुलिस ऑफिसर भी हमको राइट अवे कॉल करते हैं, बताते हैं कि आपकी ये गाड़ी है जो ये एक्सीडेंट में आ गई है, हम इसको टो करवा रहे हैं, लेकिन वो आपके पार्किंग लॉट में नहीं लेके आते, उनकी खुद की कुछ कंपनीज होती हैं, टो ड्राइवर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑटवा में बहुत फेमस मेट्रो टोइंग करके नाम है, तो काफ़ी पुलिस ऑफिसर जो हैं वहाँ पे टो करवा के दे देते हैं, वहाँ से आप फिर अरेंज करवाते हो उसको। ठीक है, अब मान लो कि इंश्योरेंस जो है वो कस्टमर ने खुद का यूज़ किया है तो क्या? तो फर्स्ट थिंग जो रहती है, आपने कार रेंटल कंपनी को कॉल किया, आपने बताया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आप तुरंत अपनी इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी इंश्योरेंस कंपनी को पता होना चाहिए आपने ये गाड़ी रेंट करी है, तो वो आपको कवर कर सके उसके लिए। तो उस हिसाब से आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी बताएगी नेक्स्ट स्टेप की क्या करना है। स्टेप्स यही हैं, टो हो जाएगी, वापस आ जाएगी, लेकिन इस हालात में अब हम कस्टमर प्री ऑथराइजेशन हम तब भी लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट नहीं लेते हैं, हम सेफ रखने की कोशिश करते हैं जब तक हमारी इंश्योरेंस कंपनी के साथ डायरेक्ट बात नहीं हो जाती है। ओके, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि लेट्स से कि मान लो कि आप उसने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर दिया, पता चला जो भी है 1,500-2 हज़ार का इसमें नुकसान है, तो वो गाड़ी अब वापस आपके पास ही आएगी एंड देन आप उसको रिपेयर करवाएंगे एंड देन आप क्लेम डालेंगे हमारी इंश्योरेंस कंपनी को। ओके, हम उसको रिपेयर करवाएंगे, लेकिन बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उनकी प्रेफर्ड बॉडी शॉप्स होती हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो गाड़ी वहीं से ठीक हो, वहीं से रिपेयर हो, तो आप टेक केयर करेंगे उसका, मैं नहीं करूंगा जी। और लेट्स से कि वो गाड़ी राइट ऑफ हो गई है, मतलब बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई है, एयरबैग्स खुल चुके हैं, तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो वहाँ से एडजस्टर्स को भेजती हैं, उसे देखने के लिए, अप्रेजर वगैरह के लिए भेजती हैं। हो सकता है वो गाड़ी ख़त्म हो चुकी है तो वो फिर अपने क्लाइंट्स के साथ जो है उसका प्राइसिंग सेट करती हैं कि उनको कितने का चेक देना चाहिए और हमें क्या मिलेगा उस गाड़ी का। ठीक है, बड़ा एक फनी सा क्वेश्चन आ रहा है, मान लो कार एक्सीडेंट हो गया, आई नो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, लेट्स से उसको 1-2 दिन लग गए उस पूरे प्रोसेस को होने में, तो अभी भी क्या वो रेंट पे करता है कस्टमर उसको, या उसका वे ऑफ कर देते हो? जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि देखिए हमने गाड़ी रेंट कर दी इस टाइम पीरियड तक के लिए, आपको जितने टाइम का रेंट आपने लिया है आपको उसका पे करना होगा, अनलेस कि हाँ डिपेंड करता है सिचुएशन पे भी कि यू नो नॉट एट फॉल्ट हैं, आप हो गया, सिचुएशन आ गई, तो ये सिचुएशन कस्टमाइज सा मैटर है। यस, ओके, वेल एंड गुड। काफी अंदर घुस गए हम इस टॉपिक के, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं, बट स्टिल आपको मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके बात करना चाहूँगा। इस पर्टिकुलर चीज़ पे कोई ऐसा पॉइंट है जो हमें अभी मेंशन कर लेना चाहिए
कार रेंटल जब एज ए कस्टमर कोई आ रहा है तो उसको और भी कोई ऐसी चीज़ है जो पता होनी चाहिए या इम्पोर्टेंट पॉइंट? जी, मैं ये बोलूंगी, आप गाड़ी रेंट कर रहे हैं ना, ट्राई आप उतने ऑनेस्ट होके लीजिए ना, क्योंकि आप कहेंगे कि आप पैसा बचाने की कोशिश करेंगे कि $21 की इंश्योरेंस है, मुझे नहीं लेनी। मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास तो है, मेरे क्रेडिट कार्ड में या मेरी कंपनी, कि हर एक के पास जो है वो फुल इंश्योरेंस नहीं होती, किसी के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही होती है। आपने बोल दिया, आपने बोला कुछ तो नहीं होगा, बट आपको सिचुएशन का नहीं पता, आप उतने ही मुश्किल में आ जाएंगे बाद में, सब आपकी जेब से जा रहा है, तो अच्छा है कि आप $21 पे कर दीजिए और आराम से पीसफुली गाड़ी को चलाइए। तो ये मेरी एक सजेशन है। ओके, दैट्स कूल। थोड़े से ना टॉपिक को मैं ऑफ ट्रैक लेके जा रहा हूँ कि आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो मैं ना जनरल जो पब्लिक है उसके लिए कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले न्यू कमर्स मेरे फेवरेट हैं, मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ जो भी गेस्ट आता है उससे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि नई गाड़ी लेनी चाहिए या आते ही, या पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए? क्या एक बड़ा मतलब आर्गुमेंट चलता है नेट के ऊपर। राइट, ये भी सिचुएशनल क्वेश्चन है। अगेन आप नए आए हैं, न्यू कमर हैं, अभी आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल भी थोड़ा है, तो पुरानी गाड़ी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बस आप देख लीजिए कि कितने ओनर्स रह चुके हैं, कारफैक्स की वो जो है ये थोड़ा कारफैक्स का बताइए, क्या होता है कारफैक्स? जी, कारफैक्स जो है ये आपको डीलरशिप उपलब्ध करवाती है। ठीक है। उसमें पता चल जाता है कि इस गाड़ी के कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, इसके कितने ओनर रह चुके हैं पिछले, तो वो आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री निकल के आ जाती है। आपको लगता है कि नहीं ठीक है, रिमॉडल्ड नहीं हुई है गाड़ी और सही है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, आपको ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए, तो देयर आर सो मेनी डीलरशिप्स, आप कहीं भी जाइए और बढ़िया गाड़ी उठाएं। ठीक है। ये जो कारफैक्स का आपने बताया, डीलरशिप ने तो दे दिया, लेट्स से मैं कोई प्राइवेट डील कर रहा हूँ तो भी कारफैक्स अवेलेबल होती है? जी, कारफैक्स अवेलेबल कि कोई भी ऑनलाइन जाके निकाल सकता है इसको? निकाल सकता है, विन नंबर के हिसाब से आप उसको निकाल सकते हैं। आपने मतलब बात से ऐसा लगा कि न्यू कमर्स को प्रेफर करना चाहिए, ओल्ड कार ले लेनी चाहिए। पहली कार तो है, 6 महीने बाद चेंज कर ले अगर फाइनेंशियल ठीक हो रहे हैं। एक तो क्या है कि आपको कैनेडियन रोड्स का एक्सपीरियंस हो गया, आपको पता चल गया, आपने गाड़ी भी चला के देख ली, उसके बाद आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं, आप न्यू गाड़ी ले लीजिए। फाइनेंस मिल जाता है पुरानी गाड़ियों पे? पुरानी गाड़ियों में डीलरशिप से फाइनेंस मिल जाता है, मगर अगेन आप नए आए हैं, आप ये भी सोचिए, आप फाइनेंस करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास कार का कुछ ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो इसलिए भी शायद पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए जो 5-10 हज़ार में आ जाए, इतना कैश आप अरेंज करके ला सकते हैं। दैट मेक सेंस, दैट्स स्मार्ट। और जो इंश्योरेंस होता है, एक क्वेश्चन में वापस बैक उसमें जा रहा हूँ कि इंश्योरेंस नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस जो कैटेगरी होती है, जैसे G1 होता है, देन G2 होता है, देन G होता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि G1 वालों को तो आप कार रेंट नहीं करते होगे, राइट? बिल्कुल भी नहीं। तो G2 वालों को करते हो? ये हर कार रेंटल कंपनी की अपनी ही इंश्योरेंस के साथ एक साठगांठ होती है। अच्छा। एक लिमिट होती है। अगर आपकी इंश्योरेंस ने कह रखा है कि हम G2 को कवर नहीं करेंगे, तो आप G2 लाइसेंस पे गाड़ी नहीं दे सकते, आप सिर्फ G लाइसेंस को देंगे। तो ये रेंटल कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ दे देती है G2 पे भी और कुछ नहीं देती है। ओके। अगर हम उसकी बात करें, लेट्स से कि मैंने गाड़ी खरीद ली है अपनी, राइट, तो क्या G1 लाइसेंस पे गाड़ी खरीद सकते हैं? लेट्स से कि मैंने आके एग्जाम दिया, G1 पास किया, अब मैं G2 की प्रोसेस में हूँ, मेरे को लग रहा है अच्छी डील मिल रही है, मैं गाड़ी ले लूँ, ऐसा हो सकता है? तो आपने प्राइवेट गाड़ी ले ली, आप ले सकते हैं गाड़ी, लेकिन अगेन आप लीगली चला नहीं सकते। ठीक है, उसका इंश्योरेंस मिल जाएगा मुझे? नहीं, आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो फिर वो बिना इंश्योरेंस के तो डीलरशिप गाड़ी, अगर आपने जैसे कर्व साइड बायर कहते हैं उसको, कि आपने ले ली गाड़ी, कैश पे बाय कर ली, मगर आपको आगे दिक्कत आएगी। पर ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। G2 पे तो 100% परचेज G2 पे तो आप 100% कर सकते हैं, और बहुत सी कार रेंटल कंपनीज हैं जो G2 पे गाड़ी देती हैं, जैसे कि अभी हमने बात की कि बड़ी कंपनीज है ना, तो वो डेफिनेटली G2 पे भी आपको गाड़ी उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा, एक और बड़ा डिबेट चलता है इंटरनेट पे कि G2 पे जब आप गाड़ी लेते हो तो इंश्योरेंस आपको महंगा मिलता है एज कम्पेयर टू G, ये सच है? जी, ये भी सच है, क्योंकि G को एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर का नाम दिया जाता है। और इस हिसाब से आपको नहीं पता, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन होती है G2 की, आप हाईवे पे किस टाइम से किस टाइम पे नहीं चला सकते, और कुछ हो, गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है, इसलिए
सिर्फ G2 ही नहीं, आपका नया G लाइसेंस है तब भी बोलते हैं आपको थोड़ा इंश्योरेंस हाई मिलने वाला है, और ओवर द ईयर्स जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो डाउन होता चला जाएगा, ऐसा होता है? जी बिल्कुल है। Okay. ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि आपको ड्राइविंग का भी एक्सपीरियंस नहीं है। आपने जी लाइसेंस ले लिया, आप यहाँ पे 5 साल से रहते हैं, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि आपकी हिस्ट्री में कोई एक्सीडेंट्स नहीं है, तो डेफिनेटली आपका लो प्राइस मिलेगा। अगर हम इस हिसाब से पुरानी गाड़ियों का जो इंश्योरेंस भी है वो सस्ता रहेगा, नई गाड़ियों का महंगा मिलेगा। तो ये पॉइंट भी न्यू कमर्स को सपोर्ट कर रहा है कि शुरू में पैसा बचा लो। बिल्कुल। ये तो डॉट्स कनेक्ट हो रही हैं कुछ। अच्छा एक बात बताओ कि हमने रेंटल की एक्सीडेंट की बात की, मान लो मेरे पास मेरी अपनी गाड़ी है, वो एक्सीडेंट हो जाती है, तब भी बड़ा रेंटल कंपनी के साथ डील करना पड़ता है। पहले तो इस पूरी सिचुएशन को बताओ कि रेंटल कंपनीज कहाँ से आ गई इसके बीच में। जैसे कि आप अपनी खुद की गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, आपको तो वही बात है कि गाड़ी तो, लेकिन आपको चाहिए, आपकी इंश्योरेंस कंपनी खुद आपके लिए एक रेंटल कंपनी जो है सजेस्ट करती है। अगर लेट्स से उन्होंने एक कंपनी को सजेस्ट किया लेकिन वो कंपनी तो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, तो वो बोलेगी आप ऐसा करिए, आप दूसरी में जाइए। तो अब जो सिचुएशन है, रेंटल कंपनी, रेंटल एजेंसी और इंश्योरेंस कंपनी आपस में बात करेंगे। बताएंगे एक दूसरे को कि भाई ये गाड़ी जो है ये तो अभी 35 दिन लेने वाली है, आप इसको प्राइस दे दीजिए, और उसमें भी एक कह सकती हूँ बार्गेनिंग सी चलती है। अब रेंटल कंपनी बोलती है कि जी हमारा पर डे प्राइस है $60 अ डे, मगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि नहीं, हम तो 60 नहीं पे करेंगे, हम तो आपको 40 करेंगे। तो वहाँ कहीं हम मिड में जाके मिलते हैं और कस्टमर को गाड़ी उपलब्ध हो जाती है। लेकिन कस्टमर को प्राइसिंग का इसमें कुछ जानना या ना जानना की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उनको पता है कि उनकी इंश्योरेंस कंपनी जो है डायरेक्ट पे कर रही है रेंटल एजेंसी को। बट बहुत सारे मैंने, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स जैसे कम्युनिटी ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की एक कंप्लेंट होती है ये कि उन्होंने गाड़ी रेंट कर ली थी, अब उनकी कंपनी जो उनको रिम्बर्समेंट नहीं दे रही है। जी ये मैं मानती हूँ, बिकॉज मैं भी एज अ कार रेंटल एजेंट बहुत देख चुकी हूँ। कहीं बहस रहती है इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि या तो वो उस गाड़ी के हिसाब से नहीं पे कर रहे हैं या बिल्कुल पे नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप डेफिनेटली आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कीजिए, आपका राइट है। आप इतने टाइम से इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, अब आपका टाइम है, अब इंश्योरेंस को पे करना है, तो आप डेफिनेटली कॉल पे कॉल लगाएं, सुपरवाइजर से बात करें और सिचुएशन बताएं, डेफिनेटली सॉर्ट होगा। तो वही वाली बात आ गई कि पूछना पड़ेगा, पूछ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। जी ओके, दैट्स वेल एंड गुड। मुझे लगा नहीं था कि मैं आपसे इतनी ज़्यादा बातें करने वाला हूँ इस टॉपिक के बारे में, लेकिन अब मेरा मन ये बन रहा है, क्योंकि आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो, तो अब ना मेरा मन हो रहा है कि नया बिजनेस जो रेंटल कंपनी का स्टार्ट करना हो तो उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, कि वो करियर जो है वो कैसा दिखता है, उसको कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ तो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि ये इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आपको ना 10 साल हो गए हैं, 10 से भी ज़्यादा, 12-13 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो आपका कभी खुद से मन नहीं हुआ कि आपको खुद की रेंटल कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए? डेफिनेटली हुआ, और बहुत ही जल्दी मैं खुद की कार रेंटल कंपनी को ऑटोमा में लॉन्च करने वाली हूँ। चलो ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू हमें ये भी पता चल गया कि आप जल्दी ही कार रेंटल बिजनेस में आ रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो फिर तो आप और भी परफेक्ट इंसान हो इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो बताइए जरा, किसी बंदे को अगर रेंटल कंपनी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करेंगे, कि क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहला जो है, आपको ऑब्वियसली आपकी फाइनेंशियली देखनी है कि आप कितनी गाड़ी से स्टार्ट करेंगे। ओके, आप मिनिमम 5 से भी कर सकते हैं, 10 से 15-20, एक से भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रोसेस करना है तो एक गाड़ी के साथ फॉर्मेलिटीज ज्यादा है, लेकिन गाड़ी तो एक ही है, वो महंगा पड़ जाएगा। तो एक है एसोसिएशन जिसे कहते हैं, कैनेडियन रेंटल
ऑपरेटर्स एसोसिएशन, ओके। शॉर्ट फॉर्म में एक्रो है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। और वो लाइसेंस लेना पड़ेगा इस काम को करने के लिए? आपको डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन, और वो भी देखेंगे कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। कितना होना चाहिए? 10 साल से ऊपर या 10 साल मिनिमम एक्सपीरियंस उसी फील्ड में काम करते हुए। जी। दैट्स अ ह्यूज एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब तो काफी लंबा टाइम है अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो। ठीक है, उसके अलावा और क्या चीज? उसके अलावा अब जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको इंश्योरेंस मिलेगी। ओके। डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी रख रहे हैं, आप हाई एंड कार्स रखना चाहते हैं या आप इकोनॉमिकल कार्स ही रखना चाहते हैं। तो ये पहले मेंशन करना पड़ता है अप्रूवल लेते वक्त? जी बिल्कुल। एंड एसोसिएशन चाहती है कि आप हाई एंड से ना स्टार्ट करें और इकोनॉमिकल कार से स्टार्ट करें। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाओगे वैसे वैसे आप हाई एंड कार्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि डिपेंड्स ऑन द रेंटल कंपनीज। कुछ कार रेंटल कंपनीज पसंद नहीं करती हैं हाई एंड कार्स रखना, क्योंकि जैसा कि अभी हमने सब सिचुएशन की बात करी, किस तरह से स्कैम भी हो जाता है। यहाँ पे एक नया टॉपिक खुलता है कि थेफ्ट भी होते हैं बहुत से, और तो रेंटल कंपनी को भी फेस करने पड़ते होंगे वो तो? बिल्कुल करने पड़ते हैं, जस्ट लाइक अ हेडेक। और स्कैम होते हैं। और कौन से स्कैम होते हैं थेफ्ट के अलावा? जी, अब किसी ने बना लिया जाली लाइसेंस, ठीक है, और गाड़ी रेंट करने आ गए। यू मीन रेंटल लाइसेंस जाली बना लिया? जी बिल्कुल, ओके, वो भी होता है, ऐसा हुआ भी है। ओके, तो वो बहुत बड़ा स्कैम है। आपने जाली लाइसेंस दिखा के गाड़ी ली, गाड़ी तो चली गई, खत्म, कहाँ गई? अब आप लगे हैं इंश्योरेंस कंपनी से बात करने में भी गाड़ी थेफ्ट हो गया, जो क्यों हुआ? क्योंकि जाली लाइसेंस आ गया। तो बहुत सी कार रेंटल कंपनी बहुत स्मार्ट हो चुकी हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स रख रखे हैं उन्होंने अपने पास, जहां डालते ही आपको दिख जाता है कि ये आपका लाइसेंस जाली है कि नहीं है। ओके, यू मीन द जो रेंट लेने आया रेंटल उसका लाइसेंस जाली। ओके जी, वो अच्छा, रेंटल कंपनीज अपनी गाड़ी के अंदर कोई जीपीएस भी छुपा के रखती हैं? जी रखती हैं। मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि अगर गाड़ियों के अंदर ट्रैकर होता है तो पता चल जाता है कि गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ से आई है, क्योंकि क्या लाई है उसमें, क्या नहीं। और ट्रैकर रखने से कुछ फायदा भी है, हमारी इंश्योरेंस एज अ एजेंसी कम हो जाती है। ओके, बैक टू द टॉपिक चलते हैं। हम बात करते हैं अगर करियर इसमें किसी को बनाना है, 10 साल का एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद लाइसेंस लिया, ये लाइसेंस मिलने में कितना टाइम लग जाता है? प्रोसेस है 1 से 2 महीने का। 1 से 2 महीने का? ओके। ओवरऑल एक मैं ब्रेक डाउन नहीं कर रहा हूँ, मोटा मोटी कितना पैसा चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? होने चाहिए आपके पास कनाडा के 5 से 10 लाख, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा है, क्योंकि अगेन मैं बोलूंगी आप 1 गाड़ी 2 गाड़ी से नहीं शुरू करना चाहते हैं। और तो आपको बैंक से फाइनेंस मिल जाता है, इतना खुद के पास होना चाहिए? जी, आपको फाइनेंस भी मिल जाता है। फिर भी आपके पास कितना, 1-2 लाख कैश फिर भी होना चाहिए? आपके पास इतना होना चाहिए। तो गाड़ियां जो लेती है रेंटल कंपनी, वो खरीदती है या लीज पे लेती है? दोनों तरीके से चलता है, लेती भी हैं और लीज पे भी लेती हैं। जब लीज पे लेती हैं तो हमको भी आगे कस्टमर को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि आप कितने किलोमीटर चला सकते हैं। नहीं, हम अनलिमिटेड किलोमीटर नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों तरीके से होता है। आमतौर पे यहाँ से ना एक और नया टॉपिक स्टार्ट जाता है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, बट उससे पहले मैं ये करियर वाले इसको वाइंड अप करूंगा कि मान लो किसी ने बिजनेस कर लिया, राइट? अब जैसे मैंने मेंशन किया था कि बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी हैं मार्केट के अंदर, तो ये स्मॉल बिजनेस $5-10 लाख कैनेडियन डॉलर लगा के 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद कितना वायबल बिजनेस दिखता है, कितने चांसेस हैं उसको सक्सेस होने के? बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोविंस में खोल रहे हैं, कितनी डिमांड है। अगर मैं ऑटवा की बात करूं तो ऑटवा में बिजनेस रेंटल्स बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बहुत आते हैं। कोई कैलगरी से, कोई कुछ अपने बिजनेस के लिए आ रहे हैं, अपनी मीटिंग्स के लिए आ रहे हैं। और कुछ जगहें हैं जैसे कि कैलगरी हो गई, बैंफ है, इतना ब्यूटीफुल है, हर कोई वहाँ पे जाता ही है। तो इट टोटली डिपेंड्स। तो कब आ रहा है आपका बिजनेस? और 1-2 महीने में। ओके, दैट्स गुड, दैट्स रियली नाइस टू नो। मैं जो जनरल क्वेश्चंस बीच बीच में डाल रहा था, उसी में एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि जब न्यू कमर गाड़ी लेने जाता है ना, तो प्रोबेबली उसको ना ये
तीन ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप कैश पे ले रहे हो, या फाइनेंस पे ले रहे हो, या लीज पे ले रहे हो, राइट? तो इनके बारे में थोड़ा समझाओ, कैसे डिफरेंट है ये तीनों चीज। ये आपकी टोटली सिचुएशन है, आपके पास फाइनेंशियली आप वेल हैं, आप सीधा गाड़ी ले लेते हैं, आपने कैश पे गाड़ी ले ठीक है, सिंपल, पीस ऑफ माइंड, आपको कुछ नहीं पे करना है उसके लिए, आपका पर मंथ का नहीं है। लीज पे है, लीज पे गाड़ी ले सकते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, क्योंकि डीलर जो हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन लगते हैं आफ्टर दीज मैनी किलोमीटर्स, तो अपनी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। कुछ पसंद करते हैं कि हम अपनी गाड़ी पे क्यों ही किलोमीटर डालें, हम लीज करते हैं गाड़ी को, इतने टाइम बाद चला के हमने तो ये गाड़ी वापस दे देनी है। तो इसका मतलब वो गाड़ी आपकी नहीं हुई, वो है, आपकी गाड़ी नहीं है। ओके, वो स्टिल वो उसके नाम रहने वाली है डीलर के, और आपको एक अथॉरिटी मिल रही है कुछ टाइम उसको यूज करने की, ना उसको वापस दे रहे हैं। ये भी एक कार रेंटल की तरह ही होता है, लेकिन बड़ा लॉन्ग पीरियड होता है। ओके, एंड देन फाइनेंस, जो हमारा लोन वाला मैटर आ गया जी, जो तो उसमें गाड़ी हमारे नाम हो जाती है, उसमें आपके नाम की गाड़ी हो जाती है, लेकिन आपको लोन लेना पड़ता है, और उस पर कोई किलोमीटर का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, और वो आपकी डेफिनेटली आपकी गाड़ी है। आप डीलरशिप पे गए, आपने बोला कि मैं ऐसे ऐसे गाड़ी परचेज करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आपका क्रेडिट स्कोर वो सब देखा जाएगा, और डीलरशिप पूरी पूरी मदद करेगी। ठीक है, तो लीज पे गाड़ी लेना और फाइनेंस पे लेना कौन सा सस्ता पड़ता है? मेरे हिसाब से अगर मैं होती तो मैं लीज पे गाड़ी लूंगी। एक तो चांस रहता है पर्सनल यूज के लिए, एक तो मुझे चांस रहेगा कि मैं थोड़े टाइम बाद और नई गाड़ी चला सकती हूँ, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट। ओके, और लीज जो है वो लॉन्ग टर्म भी मिलती है जी, 5-6 साल की मिल जाती है जी। ओके, दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है लीजिंग और फाइनेंस में क्या फर्क है, तो एटलीस्ट अब थोड़ा आइडिया हो रहा है उस चीज़ से कि भाई क्या फ़र्क है। वेल, बड़ा लंबा टाइम बीत गया हमको बात करते करते, पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे कैसे निकल रहा है। रेंटल का जैसे आपने बताया कि आप अपनी खुद की रेंटल कंपनी भी स्टार्ट करने वाले हैं, और जल्दी हम आपकी गाड़ियाँ देखेंगे मार्केट के अंदर। इसके साथ साथ मैं बिल्कुल अब लगभग पॉडकास्ट के अंत में जा रहे हैं, हम लास्ट सेक्शन के अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म करें इसको, उससे पहले मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल और लेना चाहूँगा ओवरऑल कार के बारे में। यहाँ सबसे बड़ा एक और इशू आता है जब भी कोई कार ले लेता है, उसकी मेंटेनेंस, है ना? तो आप क्या बताएंगे, यानी कि आपकी एडवाइस सजेशंस क्या रहेंगे कि अगर न्यू कमर आ रहा है तो उसको अपनी गाड़ी मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसको? ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी को मेंटेन रखें, ऑयल चेंज टाइम से कराएं जी। आप ऑयल चेंज टाइम से नहीं करा रहे, इंजन में प्रॉब्लम आएगी। जितना आप मेंटेन नहीं करेंगे, आप ऑल ऑफ सडन बड़ा खर्चा देखेंगे। आप देखेंगे गाड़ी को मैंने तो उस समय चला लिया, इग्नोर कर दिया, चलाता रहा, मगर अभी तो ये बड़ा खर्चा मांग रही है। उस टाइम पे आपको थोड़ी सी लगेगी कि ये मुश्किल आ गई। अगर यहाँ पे है कि विंटर टायर आपको डलवाने चाहिए, तो क्योंकि कुछ कुछ प्रोविंस में तो लीगल है, जैसे कि हम क्यूबेक में देख लें जी। तो क्यूबेक में तो आपको चेंज का मैंडेटरी है, ऑटवा में अभी नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप टाइमली उसको चेंज नहीं कराते हैं। तो मेंटेनेंस तो बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, एक होता है कि डीलर के पास ही मेंटेनेंस कराना, एक होता है कि बाहर गैराज से करा लेना। तो डू यू थिंक इसमें कुछ डिफरेंस है, या आपका सजेशन कोई कि नहीं यहाँ से नहीं वहाँ से करानी चाहिए? ज़रूर, देखिए आपने ब्रांड न्यू गाड़ी ली है, आप गैराज पे इतना नहीं विश्वास रखेंगे जितना आप सोचेंगे कि मैं इसको वहीं डीलर से ही ठीक कराऊँ। आजकल तो बहुत सी डीलरशिप कंपनीज हैं जो गाड़ी परचेज करने के बाद आपको 5 ऑयल चेंज देती हैं, तो उस हिसाब से आप उसी डीलरशिप के पास जाना चाहेंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं, मेरा इस गैराज के साथ जो है बढ़िया चल रहा है, मेरी पुरानी गाड़ी भी वहीं से होती थी और थोड़ा प्राइसिंग का भी सही है, तो आप, ये आपकी चॉइस है, टोटली एक कंज्यूमर की चॉइस है। एक बड़ा मतलब आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ, कई बार ये लगता है कि जब तक गाड़ी वारंटी के अंदर है तब तक बाहर से गाड़ी ठीक नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उससे उसकी वारंटी जो है वो वॉइड हो जाती है। ये सच बात है? हाँ, ये सच बात है, क्योंकि देखिए डीलरशिप्स जो हैं उनकी भी कुछ प्रेफर्ड बॉडी शॉप्स होती हैं जहाँ से वो उनको ट्रस्टेड हैं, उनके साथ वो सालों साल से काम कर रहे हैं, उनको पता है कि हाँ ये हमारी ट्रस्टेड कंपनीज है। उनको नहीं पता कि दूसरी बॉडी शॉप जहाँ आप जा रहे हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल लागू होता है। Okay, that's well and good. Thanks for all these informations. अब लगभग हम अंत में आ गए हैं पॉडकास्ट के, बिल्कुल अंत करेंगे उससे पहले आपसे एक मैसेज देना चाहेंगे ज़रूर
आप पे डिपेंड करता है कि आपका वो मैसेज ऑटो या कार रेंटल के लिए होगा या न्यू कमर्स के लिए, कनाडा आने के लिए होगा। तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज आपसे हम जरूर देना चाहेंगे, प्लीज़। ज़रूर। व्यूअर्स जो न्यू कमर्स हैं और जो यहाँ रहते भी हैं, मेरी एक मैसेज है कि आप जब गाड़ी रेंट करते हैं ऑनेस्ट रहें, क्योंकि एक छोटे खर्चे की वजह से बाद में बड़ा खर्चा देखना पड़ेगा, आपको भी दुख लगेगा, अफसोस होगा उस चीज़ का। और कुछ एक्सीडेंट के टाइम पे जो है अपने इन नियमों को याद रखें कि अगर बड़ा है तो पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट करें, छोटा है तो भी आप एटलीस्ट पुलिस को एक बारी आके जानकारी बता दें, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को ज़रूर बताएं कि ऐसा हो गया है, क्योंकि बहुत सी टो ट्रक कंपनीज जो हैं वो भी स्कैम्स हैं, ऐसा नहीं है, स्कैम्स हर जगह हैं। तो आपको हर इस चीज़ से बच के रहना है, आपको गाड़ी रेंट करनी है, बी ऑनेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर द परफेक्ट मैसेज। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस पूरी पॉडकास्ट सीरीज का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। सो गाइज, ये था आज का एक बड़ा इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट। अभी तक हम पीछे जितने पॉडकास्ट करते आए हैं वो इमिग्रेशन जर्नी पे थे एंड देन करियर पे थे। ये एक थोड़ा हटके टॉपिक था कि कार रेंटल्स का, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें लोगों के पास क्यूरियोसिटी होती है कि न्यू रेंटल अगर करना हो यहाँ पे कनाडा में आके तो कैसे करना चाहिए, या फिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। इस पूरे पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली जो मुझे खुद नहीं पता था। अगर आपको भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारी इन सब पॉडकास्ट की सीरीज का हिस्सा बनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से आपके किसी दोस्त का, किसी फैमिली मेंबर का भी फायदा हो सकता है तो इस पॉडकास्ट को उन ग्रुप्स के अंदर शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारी इन्हीं सभी बातों के साथ हम आज के इस पॉडकास्ट को, मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ और एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।